हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर 2024 में पूछा गया है। पेपर का कोड है 822 HB। तो इस पेपर का हम लोग MCQ यानी सेक्शन ए में जो MCQ पूछे गए हैं आपके 20 क्वेश्चन, उनको करने वाले हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन 2024 में आया है, तो इसके कुछ क्वेश्चन या इस टाइप के कुछ क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और क्वेश्चन को सीखेंगे। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बच्चों, जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विल बी। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं। तो जब भी कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दी जाए या कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाए, तो उस पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। अगर उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, यानी कि उसकी पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, तो उसका जीरोज 1 होता है, 1 होता है। और अगर डिग्री 2 है, यानी कि उसके जीरोज 2 हैं, उसकी पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो उसके जीरोज 2 होते हैं। यानी कि ऐसा कब होता है, जब पॉलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक होगा तो उसकी पावर 2 होगी, तो उसका नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 2 होगा। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा गया है, तो ये जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, ये उसके डिग्री पर डिपेंड करता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोज 3, क्वाड्रेटिक है तो 2, लीनियर पॉलिनोमियल है तो 3, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4। तो यहाँ क्यूबिक कह रहा है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके जस्ट नीचे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर 140। कोई नंबर है 140 है, इसका जो है प्राइम फैक्टर पूछ रहा है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। देखिए 140 है, तो 140 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 140 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से डिविजिबल है, 2 7 जा 40, 2 7 जा 14, ठीक है ना, आ जाएगा 70, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर ये 3 से डिविजिबल है नहीं, 5 से है, 5 7 जा 35, फिर 7 से 1 आ गया। तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो आप अपने ऑप्शन में चेक कीजिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे आप तो आपको दिखेगा पहला ऑप्शन तो है नहीं, दूसरा वाला भी नहीं है, ये जो तीसरा ऑप्शन है ये आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए आप में भी वही आंसर आया है, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3rd करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3rd में दिया गया है कि द रिलेशन बिटवीन डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर विल बी। डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर में रिलेशन क्या हो सकता है। तो हमको पता है कि डिविडेंड इक्वल टू होता है
डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए डिविडेंड इक्वल टू, यहाँ दिया गया रिमाइंडर इंटू क्वोशिएंट प्लस डिवाइजर, ये होगा नहीं। डिवाइजर इक्वल टू दिया है डिविडेंड इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये भी नहीं होगा। डिविडेंड इक्वल टू दिया है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो एक थोड़ी सी इस पर और चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि कहते किसको किसको है। जैसे हम लोग नॉर्मली डिवीजन करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास यही 140 ही है, ठीक है ना, और इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक ना, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो भी वैल्यू आएगी 2 7 जा 14, कैंसिल हो गया, 0 आया, 2 0 जा 0, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसको कहा जाता है डिविडेंड। क्या कहा जाता है? डिविडेंड। यहाँ जो होता है उसको कहते हैं डिवाइजर, डिवाइजर, ठीक है ना। और ये क्या होता है? क्वोशिएंट होता है आपका। क्या होता है? क्वोशिएंट होता है। और यहाँ जो बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो डिविडेंड इक्वल टू होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब जो बच गया, ठीक है ना, क्या होता है? ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y + 5 = 0 एंड -3x - 6y + 1 = 0, ठीक है। तो इस जो इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो एक होगा, यूनिक होगा, ठीक है ना, यूनिक होगा कि 2 होगा कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा कि नन ऑफ एबव, इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हम लोग सॉल्यूशन कैसे पता करते हैं ये जानकारी सभी को होना चाहिए। जो बच्चे विशेषकर बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको तो पता ही होना चाहिए। हम लोग करते क्या हैं, x y और कांस्टेंट टर्म का रिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन है आपका x + 2y + 5 = 0 और दूसरा इक्वेशन है -3x - 6y + 1 = 0, ठीक है ना। पहले इक्वेशन से a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू 2 है, c1 की वैल्यू 5 है। दूसरे इक्वेशन से a2 की वैल्यू -3 है, b2 की वैल्यू -6 है और c2 की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, कोफिशिएंट का कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। निकालें क्या, a1/a2, ये हो जाएगा 1/-3, क्या हो जाएगा 1/-3 क्योंकि ये माइनस है। और b1/b2 निकालेंगे तो ये कितना आएगा 2/-6, यानी कि ये भी आएगा 1/-3, ठीक है। लेकिन जब c1/c2 निकालेंगे तो c1/c2 की वैल्यू आ जाएगी 5/1। तो यहाँ आप देख लीजिए स्पष्ट रूप से जो a1/a2 है वो b1/b2 के इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। क्या है भैया? a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू है c1/c2। इस तरीके की जब कंडीशन होती है तो वहाँ लाइन कैसी होती है? वहाँ लाइन होती है पैरेलल। कैसी लाइन होती है? पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन होगी। और जब पैरेलल लाइन होगी तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है, यानी कि यहाँ जाता है नो सोल्यूशन। क्या हो जाता है? नो सोल्यूशन, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कॉमन डिफरेंस फॉर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP -5 -1 3 और 7 विल बी। कह रहा है कि जो AP दी गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है आपका -5 -1 -5 -1 3 और 7, इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो हमको पता है कि किसी भी AP का कॉमन डिफरेंस अगर हमको निकालना है तो उस AP के दो टर्म का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ जो AP दी गई है वो क्या दी गई है, वो दी गई है -5 -1 3 और 7। तो फर्स्ट टर्म कौन है, 5 है। सेकंड टर्म कौन है, -1 है। थर्ड टर्म कौन है, 3 है। फोर्थ टर्म क्या है, 7 है। तो हमको सारे टर्म से मतलब नहीं है, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो किन्हीं दो टर्म का डिफरेंस निकाल लें। तो हम लोग कर ले A2 -A1। अब A2 कितना है, -1 है, -5 कितना हो जाएगा, -1 + 5, यानी कि आ जाएगा आंसर 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा इस सोल्यूशन का, इस क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस कितना होगा भैया। इस क्वेश्चन का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है ना, इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन है आपका द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 विल बी। ठीक है ना, क्या दिया गया है, ये दिया गया है। अब ये हमारा कैसा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसका डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, तो डिस्क्रिमिनेंट D = होता है b² - 4ac। क्या होता है, b² - 4ac। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट D = होता है b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट D = क्या होता है, b² - 4ac। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो। आगे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। 7 क्या है, कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1। 4, क्या 1। ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं, दोनों पॉइंट के बीच की हमको क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। किसके किसके बीच की, 2, 3 और 4, -1 की। तो देखिए हमको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग x2 मान लें, किसको, x1 इसको मान लिए, y1 इसको मान लिए, x2 इसको मान लिए, y2 इसको मान लिए, तो हो जाएगा √4 - 2 का होल स्क्वायर + 1 - 3 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा भैया, √4 में से 2 निकालेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, + 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अभी आ गया √ कितना 8, और इस √8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 2√2। यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कितना हो जाएगा, 2√2 होगा। अब ये 2√2 किसी ऑप्शन में है कि नहीं है, हाँ है। किस में है, ऑप्शन नंबर बी में 2√2 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, आगे दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if the roots of the quadratic equation if the roots of the quadratic equation 3x square minus 12x plus m equal to 0 are equal,
देन द वैल्यू ऑफ यम विल बी, तो यम की वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है ना। क्या दिया गया है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है, जो दिख रहा है वो दिया गया है 3x² - 12x + 5 = 0, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 8 है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तभी इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 3x² - 12x + m = 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, आपस में इक्वल है। तो मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि लेट द रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा, या यक्स एंड यक्स कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यक्स एंड यक्स, कोई वेरिएबल ही मानना पड़ेगा ना। तो ये आपके दोनों रूट्स हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं। तो अब हमको पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, या सम ऑफ जीरोज क्या होता है। तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू भी x है और बीटा की भी वैल्यू x है। अल्फा की वैल्यू x है और बीटा की वैल्यू क्या है, x है। और -b की वैल्यू क्या है, -12, तो ये हो जाएगा +12 अपॉन a की वैल्यू क्या है 3, ये कैंसिल हो, कितना हो गया 4, यानी कि 2x = आ गया 4। तो x = कितना हो जाएगा 4/2, आंसर कितना आ गया 2। x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 2 आ गई। और हमको निकालना किसकी वैल्यू है, m की। तो पुनः कैलकुलेट करेंगे। अब हमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a, क्या होता है c/a। तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, ये x इंटू x आ जाएगा m/3। यहाँ क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 2 × 2 = m/3 आ जाएगा। ये 2 × 2 = 4 = m/3, यानी कि m = हो जाएगा 12। m = कितना आ जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी, ठीक है भैया। आइए क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, ये 9 दिया गया है कि ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड विल बी। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसकी सभी साइड की लेंथ है 2a। तो कह रहा है कि उसके सभी एल्टीट्यूड का सम कितना, सभी एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, और इसकी सभी साइड की जो लेंथ दी गई है वो 2a के बराबर है, 2a के बराबर। ये भी 2a है, ये भी 2a होगा और ये भी 2a होगा, ठीक है ना। अब हमको पता है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका जो एल्टीट्यूड होता है और उसका जो मीडियन होता है दोनों सेम होता है। तो ये जो एल्टीट्यूड AD आपको दिख रहा है, ये क्या करेगा, BC साइड को मिड पॉइंट पर डिवाइड भी करेगा। तो इस पूरे BC साइड को दो भागों में डिवाइड करेगा और ये दोनों भाग आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये पूरी लेंथ 2a है तो ये कितना हो जाएगा a, और ये भी कितना हो जाएगा a, ठीक है ना। और ये क्या हो गया आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, कौन, ADB। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमको ये निकालना है, AD निकालना है, तो AD क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, BD क्या होगा, बेस होगा, और AB क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम,
एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है, 2a है, 2a का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर AD, AD मतलब AD का स्क्वायर कर देते हैं इसको, और बेस कितना है आपका a है तो a का स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। AD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना 3a स्क्वायर, और AD इक्वल टू हो जाएगा √3a स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा √3a। तो इसका मतलब है जो एल्टीट्यूड होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल का वो कितना होगा, √3a होगा। क्या होगा, √3a होगा। देखिए अब ऑप्शन देखिए क्या है, ये है a√2, ये क्या है 2a√3, और ये क्या है a√3, यानी कि आपका ऑप्शन क्या है, सही वाला है। तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी। ये जो टेबल दी गई है इस टेबल का हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है ना, क्या निकालना भैया, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमको इस टेबल को बनाना पड़ेगा और फिर हम सॉल्व करेंगे इसका मीन। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्लास इंटरवल दिया गया है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, और फ्रिक्वेंसी दी गई है 3, 2, 4, 2, 3। तो इस टेबल को हम लोग रिक्रिएट करेंगे और फिर इसका मीन निकालेंगे। यहाँ है आपका क्लास इंटरवल, यहाँ आपकी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बना लीजिए इस तरीके से टेबल 1 - 3, 3 5, 5 7, 6 9 11। यहाँ है 3 2 4 2 3। अगर मीन फाइंड करना है हमको तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क, जिसको हम बोलेंगे XI। ठीक है, तो XI कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ देते हैं। ये हमारी होती है लोअर लिमिट, ये हमारी होती है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 और 3 कितना होगा 4, 4 का हाफ हो जाएगा 2। फिर यहाँ क्या होगा 5 और 3 8, 8 का आधा 4, 7 5 12 6, 9 7 16 8 और 11 20, कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ क्या निकालेंगे FI इंटू XI। क्या निकालेंगे FI इंटू XI। दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 दुआई 6, 4 दुआई 8, 6 चौके 24, 8 दुआई 16 और 10 तिहाई 30। अब क्या करते हैं, अब यहाँ हम लोग निकालते हैं समेसन FI, यानी कि सारी फ्रिक्वेंसी का सम। तो सबको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 2 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14। इसको ऐड करेंगे समेसन FI XI। 8 6 14, 14 4 18, 18 6 24, 24 का 4 हासिल 2, 2 2 4 1 5 3 8। ठीक है, अब मीन का फार्मूला लगाएंगे। मीन इक्वल टू होता है समेसन FI XI अपॉन समेसन FI। आ जाए कितना, ये 84 अपॉन 14, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि इसका जो मीन होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6। तो
तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भैया? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग करने वाले हैं अब 11। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, द वैल्यू ऑफ साइन 27 डिग्री अपॉन 63 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, क्या दिया गया है? साइन 27 डिग्री दिया गया है और कॉस 63 डिग्री दिया है। अब आपको पता होगा कि साइन 27 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं। हमको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। और यहाँ अगर थीटा की वैल्यू 27 डिग्री है तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं क्या? कॉस 90 माइनस कितना? 63 डिग्री। अब देखिए आप, अगर 90 में से 63 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? साइन 27 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और नीचे कितना दिया गया है? नीचे दिया गया है, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या लिखेंगे यहाँ पर? कॉस 90 माइनस 27 डिग्री। क्या लिखेंगे? 27 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 63 आएगा। यहाँ साइन था, साइन को हमने कॉस में कन्वर्ट किया तो कॉस को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 27 डिग्री। ठीक है ना। और नीचे क्या है? नीचे आपका कॉस 63 डिग्री दिया ही गया है। अब अगर कॉस 90 में से 27 को माइनस किए तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? आ जाएगा ये कॉस 63 डिग्री और नीचे भी आएगा कॉस 63 डिग्री। दोनों कैंसिल हो, वैल्यू कितना दे देगा? 1। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1। 1 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। और आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे? साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 63 डिग्री। ठीक है ना। इसको हम लोग ऊपर की वैल्यू क्या ले सकते हैं? साइन 90 माइनस 63 अपॉन कॉस 63 डिग्री। क्योंकि 90 में से 63 को घटाएंगे तो क्या आएगा? फिर से वही आ जाएगा आपका साइन 27 डिग्री। अब आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कॉस 63 डिग्री अपॉन कॉस 63 डिग्री। कैंसिल होकर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो आप चाहे इस मेथड से सॉल्व कर लें और आप चाहे तो इस मेथड से सॉल्व कर लें। आप दोनों तरीके से करेंगे तो दोनों तरीके से ही आपका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर आपका है 12। 12 में दिया गया है cos a इक्वल टू √3/2 देन द वैल्यू ऑफ साइन 2a विल बी। cos a इक्वल टू दिया गया है 2a। अब हमको पता है कि cos a अगर कोई एंगल है तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो √3 है ये क्या है? बेस है। और ये जो 2 है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ठीक है। हमको साइन 2a निकालना है तो हमको चाहिए परपेंडिकुलर। क्या चाहिए हमको? परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक है। या एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि साइन 2a की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ से एंगल a भी निकाल सकते हैं। तो एंगल a निकाल लेंगे तो हम लोग साइन 2a का मान निकाल लेंगे। ठीक है, करते हैं। क्या दिया गया है? cos a इक्वल टू √3/2। अब हमको पता ये होना चाहिए कि cos में किस एंगल का मान √3/2 होता है।
तो किसका होता है, कॉस ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री किसका, 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। 60 डिग्री साइन में होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है कितना, √3/2। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ए की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन 2a का मान निकालना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 × 30 डिग्री, तो आ जाएगा क्या, ये साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वही होती है √3/2 होती है। तो जो कॉस 30 डिग्री वैल्यू होती है वही साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, ठीक ना, क्योंकि डी में दिया गया √3/2। ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 30। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a। अब हमको पता है कि 1 + tan² a इक्वल टू होता है sec² a और 1 + cot² a इक्वल टू होता है cosec²a। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी है, आपके चैप्टर में दी गई है, एनसीईआरटी की बुक में है, तो देखेंगे तो ये आपको मिलेगी। ठीक है ना, क्या होता है, 1 + tan² a इक्वल टू होता है sec² और 1 + cot² a इक्वल टू होता है कितना, cosec² a। ठीक है, अब सेक को और कॉसेक को चेंज कर दीजिए साइन और कॉस में, तो हो जाएगा, सेक हो जाएगा 1/cos² a और कॉसेक हो जाएगा 1/sin², यानी कि आ गया sin² a अपॉन cos² a। वैल्यू कट के कितनी आ गई, ये हो जाएगी आपकी sin² a अपॉन cos² a क्या होता है, tan² a। क्या होता है भैया, tan² a। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा, यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ABCD वाला। डी में दिया गया tan² a, यानी कि tan² a किसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्वेश्चन दिया गया है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की बुक में जहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन दिया गया वहाँ ये दिया गया sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, sin 2a का मान 2 sin a के इक्वल होगा, इज ट्रू ये सत्य होगा कब, a की वैल्यू कितने पर ये सत्य होगा, कितने पर इक्वल होगा ये। ठीक है ना, तो आपको पता है कि अगर a का मान 0 रख दिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 2 sin 0 और ये हो जाएगा sin 0। sin 0 का मान 0 होता है और 2 sin 0 यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 2 का इंटू 0 से होगा तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो a का मान अगर 0 डिग्री होगा तो ये दोनों आपस में सही होंगे, अदरवाइज रॉन्ग होंगे। केवल और केवल किसके लिए हो जाएगा, ये 0 डिग्री के लिए हो जाएगा, 30 डिग्री के लिए नहीं होगा, 45 के लिए नहीं होगा, 60 के लिए भी नहीं होगा, तो किसके लिए होगा, ये 0 डिग्री के लिए होगा। ठीक है ना, तो a का मान अगर 0 डिग्री है तो ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है ये ट्रू है, अदरवाइज क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपके पेपर में दिया गया वो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे दिया गया है कि द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर विल बी। एक सर्किल है जिसका सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर दिया गया है, उसके क्वाड्रेंट का एरिया बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहीं सॉल्व कर लेते हैं। हमको पता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल
ये होता है 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू दी गई है, यानी कि 2 पाई आर इक्वल टू दिया गया है 22, ठीक है ना। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22/2 पाई, वैल्यू रख देते हैं, तो 22/2 इंटू 22/7, तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 ऊपर चला गया, तो आर की वैल्यू आ गई 7/2। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। सिंप्लीफाई कर देंगे 2 से, ये हो गया 11, 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, 11 7 जा 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन 4, 2 भी तो बचा है, 2 बचा है, तो इंटू 2, यानी कि आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना भैया। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ये सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर हमने पहले क्या किया, सरकमफ्रेंस दिया गया था, सरकमफ्रेंस से हमने क्या निकाल लिया, रेडियस, और रेडियस निकालने के बाद फिर हमने क्या किया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, दिया गया है कैप्सूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। जो कैप्सूल होता है, आप देखे होंगे जो मेडिसिन होती है उसमें एक विटामिन की गोली आती है, ठीक है ना, वो भी किस टाइप की होती है, कैप्सूल टाइप की होती है, जो लंबी लंबी होती है, ठीक है। तो वो कह रहा कि जो कैप्सूल होता है वो किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, कह रहा 2 कोन्स का, 1 सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फेयर का, 1 सिलेंडर एंड 1 हेमिस्फेयर का, 1 सिलेंडर एंड 2 सर्किल का। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया क्यों है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक में आप में एक क्वेश्चन ऐसे ही है मेडिसिन का, मेडिसिन कैप्सूल का, उसका वॉल्यूम फाइंड करना, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और है, कहाँ पर, गुलाब जामुन वाला, ठीक है, उसमें भी क्या है, गुलाब जामुन है जिसके दोनों तरफ सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जिसके दोनों तरफ हेमिस्फेयर लगे हुए हैं, ऐसे कैप्सूल वाला भी है। तो जो कैप्सूल होता है उसका कुछ शेप ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसके जो दोनों एंड पॉइंट होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, हेमिस्फेयर होते हैं, हेमिस्फेरिकल पार्ट होता है, और ये कितना, ये कौन सा पार्ट होता है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, ठीक है ना। तो जो आपका कैप्सूल होगा उसका जो कम्बिनेशन होगा 1 सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फेयर, दोनों तरफ हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर और 1 सिलेंडर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसको बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। आगे है, इफ द मीन एंड मोड ऑफ सम डेटा आर 32 एंड 35 रिस्पेक्टिवली, देन इट्स मीडियन विल बी। कह रहा है कि मीन और मॉड दिया गया है, मीन दिया गया है 32, मॉड दिया गया है 35, पूछ रहा है मीडियन। अब हमको एक फार्मूला पता है, क्या पता है, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है ना। मॉड कितना दिया गया है, मॉड दिया गया 35, तो ये हो गया 35 इज इक्वल टू, मीडियन हमको फाइंड ही करना है, मीडियन क्या करना, फाइंड करना, माइनस 2 मीन, 2 इंटू 32, ये आ जाए कितना आपका 35 इज इक्वल टू 3 मीडियन, मीडियन, और ये कितना हो जाएगा 64 माइनस में, ठीक है ना। अब -64 किधर लेके आएंगे, तो हो जाएगा 35 + 64 इक्वल टू 3 मीडियन, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 मीडियन इज इक्वल टू 9, 5 और 4 9, और 6 और 3 9, 99। तो मीडियन इक्वल टू क्या होगा,
मीडियन इक्वल टू हो जाएगा 99/3। कैंसिल करेंगे तो आ गया 33। तो इसका क्वेश्चन नंबर 17वें का 17 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ये अच्छी लग रही होगी। आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ जा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि द मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी। मॉडल क्लास बताना है। आपको एक डेटा दिया गया है, इस डेटा में क्लास इंटरवल है और नीचे फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हमको मॉडल क्लास बताना होता है तो मॉडल क्लास के लिए हम फ्रीक्वेंसी टेबल में जाते हैं, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जाते हैं, और जिस कॉलम की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही क्लास हमारा क्या होता है? मॉडल क्लास होता है। तो यहाँ देखेंगे 8 है, 7 है, 18 है, 19 है, 6 है। तो इन सब में 19 जो है सबसे बड़ा है। तो ये वाली जो क्लास होगी ये आपकी क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास हो जाएगी। यानी कि 15 to 20 वाला जो इंटरवल है, जो क्लास है, वही हमारी क्या होगी? मॉडल क्लास होगी। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि इफ 2 डाइस आर टॉस्ड टुगेदर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ डाइस एज 10। अगर एक साथ 2 डाई को उछाला जाए तो दोनों डाई पर जो नंबर ऊपर आएगा उसका सम 10 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है। तो इसके लिए हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी और आप लोग भी इस चीज़ को सीखिए कि टेबल हम लोग बनाएंगे कैसे, तब इसका आंसर हम लोग दे पाएंगे। ठीक है। अगर आपके पास 2 डाइस है और दोनों को उछाला जाए एक साथ तो क्या हो सकता है? पहले डाइस पर बना सकता है, दूसरे पर भी बना सकता है। पहले पर 1, दूसरे पर 2, पहले पर 1, दूसरे पर 3, पहले पर 1, दूसरे पर 4, पहले पर 1, दूसरे पर 5 और पहले पर 1, दूसरे पर 6 हो सकता है। ऐसे 2 के साथ बनेगा, 2 के साथ 1 हो सकता है, 2 के साथ 2 हो सकता है, 2 के साथ 3 हो सकता है, 2 के साथ 4 हो सकता है, 2 के साथ 5 हो सकता है और 2 के साथ 6 हो सकता है। फिर 3 के साथ 1 हो सकता है, 3 के साथ 2 हो सकता है, 3 के साथ 3 हो सकता है, 3 के साथ 4 हो सकता है, 3 के साथ 5 हो सकता है और 3 के साथ 6 हो सकता है। ऐसे ही 4 के साथ 1 हो सकता है, 4 के साथ 2 हो सकता है, 4 के साथ 3 हो सकता है, 4 के साथ 4 हो सकता है, 4 के साथ 5 हो सकता है और 4 के साथ 6 भी हो सकता है। यानी पहली डाइस पर 4 आए, दूसरे पर 1 आए, पहले पर 4 आए, दूसरे पर 2 आए, पहले पर 4 आए, दूसरे पर 3 आए, ऐसे हो सकता है। 5 भी हो सकता है, पहले पर, दूसरे पर 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, दूसरे पर 2 हो सकता है, 5 पहले पर हो सकता है, दूसरे पर 3, 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है और 5 6 हो सकता है। ऐसे ही 6 के साथ 1 हो सकता है, 6 के साथ 2 हो सकता है, 6 के साथ 3 हो सकता है और 6 के साथ 4 हो सकता है, 6 के साथ 5 हो सकता है और 6 के साथ 6 हो सकता है। ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है ना। अगर 2 डाइस को एक साथ उछाला जाए तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? आपके 36 होंगे। अब कह रहा क्वेश्चन में कि जो हमारे दोनों डाइस के ऊपर वाले नंबर हैं, जो ऊपर नंबर आ रहे हैं, उन दोनों का सम 10 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो क्या लिखते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम। ठीक है ना। नीचे रहेगा, ऊपर क्या रहेगा? फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स।
ठीक है ना, जो हमारे फेवर में जिसको हमको निकालना है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं ऊपर। ठीक है, तो लाना क्या है कि दोनों डाइस पर ऊपर क्या है, सम 10 है। तो देखिए 6 और 4 होगा तब 10 होगा, 5 और 5 होगा तब 10 होगा, और 4 और 6 होगा तब 10 होगा। तो ऐसे 3 ही केस बन रहे हैं जिनमें दोनों डाइस के जो ऊपर नंबर आएंगे उनका सम 10 होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/36, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/12। यानी कि दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उन दोनों को अगर एक साथ ऐड किया जाए तो सम 10 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/12 है, 1/12 है। ठीक है ना। अंतिम क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, लास्ट वाला। एक बार पुनः, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट वाला आज का क्वेश्चन है, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर विल बी। अगर एक डाई को एक बार उछाला जाए तो एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अभी जस्ट इसके ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, दो डाइस को उछाला जा रहा था, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, 36 थे। और अगर एक डाई को उछाला जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 6 होंगे। यानी कि एक डाई को उछालने पर, डाई देखे होंगे लूडो की गुट्टी, उसके 6 फेस होते हैं और हर एक फेस पर बिंदी बनी होती है 1 से लेकर के 6 तक। ठीक है ना, यानी कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है, ये नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। जब एक डाई को उछालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होता है, पॉसिबल आउटकम्स होता है 6। और जब दो डाइस को उछाला जाता है तब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होता है, 36 होता है। ठीक है ना। यहाँ पर एक डाई को एक बार उछाला जा रहा है, एक डाई को एक बार उछाला जा रहा है, तो हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें इवन कौन कौन है, 2 है, 4 है और 6 है। यानी टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर कितने हैं, 3 है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 6 है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 3/6। यानी कि आंसर आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा, 1/2। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, कौन होगा, सी होगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1/2। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपके बोर्ड एग्ज़ाम पर्पज से है, ऐसे ही आपको और वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।